आज हम चर्चा करेंगे आपसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी या एक्यूट हेपेटाइटिस बी, ये हेपेटाइटिस बी वायरस के शरीर में प्रवेश करने के कारण होता है। इसमें एक्यूट का मतलब होता है कि हाल में होना, जल्दी होना, जिसमें कि बीमारी होता है और लोग जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसमें हेपेटाइटिस बी 6 महीने से ज़्यादा समय तक शरीर में मौजूद रहता है, तो हम बोलते हैं उसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी जो है बहुत सारा खतरों का कारण है, खास करके लीवर बिल्कुल फेल कर जाता है और लीवर में कभी कभी कैंसर भी हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में कि हेपेटाइटिस बी जो वायरस होता है वो आपका एक डीएनए वायरस है और हेपेटिनिविरिडे फैमिली से जुड़ा हुआ है। ये वायरस बहुत ज़्यादा फैलता है और वायरस शरीर के बाहर यानी बाहर में भी 7 दिन तक जीवित रह सकता है। और ये हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है खून के माध्यम से, सीमेन के माध्यम से और शरीर के अंदर जो कोई फ्लूइड है, जैसे कि एसाइटिस फ्लूइड हुआ जो पेट के अंदर होता है, फेफड़ा के अंदर जो फ्लूइड हो, प्लूरल फ्लूइड, और भी कोई फ्लूइड हो, CSF ब्रेन के अंदर होता है, यानी किसी भी फ्लूइड के या ब्लड के या सीमेन के माध्यम से वो फैलता है। और हेपेटाइटिस बी का वायरस जो है से पीड़ित दुनिया में खास करके क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी से लगभग 29 करोड़ लोग जी रहे हैं। ज़्यादातर लोग अपने एशिया महादेश, जिसमें भारत भी आता है, उसके अंदर है। और हेपेटाइटिस बी अच्छे खासे लोगों में लीवर बिल्कुल फेल कर जाना, सिरोसिस हो जाना या कि लीवर में कैंसर होने का कारण भी है। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है कैसे फैलता है, तो प्रसव के दौरान यानी प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के दौरान माँ से अगर HIV माँ को हेपेटाइटिस बी वायरस से पीड़ित है तो बच्चों में जा सकता है। और संक्रमित कोई भी खून चढ़ जाए, किसी के ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, ब्लड किसी से ले रहे हैं, जिस व्यक्ति से ले रहे हैं उसमें अगर हेपेटाइटिस बी का वायरस हो तो वो अगर उसका ब्लड लेकर चढ़ा दिए तो उससे हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। उसके साथ साथ असुरक्षित यौन संपर्क या इन्फेक्टेड सिरिंज या और भी कोई चीज़ जिसे हम साझा करते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाता है, जैसे खून जाता है या सिरिंज, एक ही सिरिंज का इस्तेमाल बहुत सारे लोगों में करते हैं। और जिस किसी लोगों को हेपेटाइटिस बी पहले से है और उसके उस सिरिंज का इस्तेमाल किसी और पर हो रहा है तो उसको भी फैल सकता है। तो इस तरह से जो है फैलता है। और हेपेटाइटिस जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है उसको पता लगाने के लिए एक एंटीजन एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाता है। एंटीजन जो है वायरस के हिस्सा को बोलते हैं और एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में जो मनुष्य का शरीर तैयार करता है उसको एंटीबॉडी कहते हैं। इसके साथ साथ एंटीजन से पता करते हैं कि वायरस का वो हिस्सा, जैसे हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन यानी SBS एंटीजन अगर किसी को खून में मौजूद है, इसका मतलब उसको हेपेटाइटिस बी हो चुका है। साथ में अगर किसी को और भी हम टेस्ट करते हैं एंटीबॉडी सब, देखते हैं वो सब मौजूद है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी का जो सरफेस एंटीजन जो पास एंटीजन ख़त्म हो चुका है और एंटीबॉडी आ चुका है, इसका मतलब वो व्यक्ति हेपेटाइटिस बी वायरस से अब ठीक हो चुका है, क्योंकि उसका एंटीजन गायब हो चुका है और वहाँ का एंटीबॉडी मौजूद है, खासकर सरफेस एंटीजन के लिए कहा जाता है। तो ये टेस्ट से हम लोग पता करते हैं किसी को हेपेटाइटिस बी का वायरस या वायरस का डायरेक्ट टेस्ट भी होता है। उसके साथ साथ लीवर का एक ब्लड टेस्ट होता है, इसमें लीवर का फंक्शन देखा जाता है कि लीवर जो काम करता है वो सही से कर रहा है कि नहीं। उसके साथ साथ आप अल्ट्रासाउंड करके भी देखते हैं और भी बहुत सारा टेस्ट होता है, CT MRI ये सब करके भी पता किया जाता है शरीर के अंदर कि हेपेटाइटिस बी का वायरस मौजूद है, एक्यूट में है कि क्रॉनिक है, पुराना है कि नया है, साथ में वो कितना नुकसान पहुँचा रहा है, वायरस की संख्या कितना है, दवा देने की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है, ये सारा जांच करने के बाद पता चलता है। और इसमें अब है कि इसमें बहुत सारा चरण होता है। सबसे पहले किसी को हेपेटाइटिस बी होता है तो एक्यूट हेपेटाइटिस बी होता है, सब कुछ बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे सारा सिस्टम धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है और वायरस संख्या फिर भी ज़्यादा रहता है, लेकिन उसके शरीर के अंदर जो नुकसान होता है, लीवर का फंक्शन, वो ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद किसी किसी में नॉर्मल बना रह जाता है, किसी किसी में नॉर्मल वायरस घटता है और नॉर्मल बना रह जाता है, किसी किसी में वो नॉर्मल नहीं भी रहता है। तो हम कब ट्रीटमेंट देते हैं किसी को, इस बारे में जानकारी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति को क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी का वायरस मौजूद है और उसका संख्या 20,000 से ज़्यादा है
और उसमें एक एंटीजन होता है, जो एंटीजन हम बोलते हैं वायरस का हिस्सा है, जो खासकर हेपाटाइटिस बी ई एंटीजन बोलते हैं। ई से होता है इन्वेलप यानी उसका कवरिंग। तो इन्वेलप एंटीजन अगर मौजूद है, अगर 20,000 से ज़्यादा वायरस है तो हम उसे दवाई की ज़रूरत होती है। अगर हेपाटाइटिस बी का ई एंटीजन मौजूद नहीं है या उसके जो पे एंटीबॉडी है, इसका अर्थ होता है कि वो थोड़ा लेट हो गया, उसमें सिर्फ 2,000 ज़्यादा वायरस रहता है तो भी हम उस पर दवाई देते हैं। या उसके अंदर कोई भी नुकसान दिख रहा है, जैसे सिरोसिस हो किसी को हो गया, या उसका SGPT बढ़ा हुआ है। SGPT जो है एलेनिन ट्रांसएमिनेज ALT, दूसरा नाम है SGPT का, अगर वो बढ़ा हुआ है तो उस केस में हमें दवाई देना होता है। तो हम अगर कोई क्रोनिक हेपाटाइटिस बी का मरीज़ हमारे पास आता है, खासकर ऑपरेशन के पहले, क्योंकि इसे पता चला जांच में कि इसको क्रोनिक हेपाटाइटिस बी है, तो वैसे केस में इन सारा टेस्ट करते हैं। हेपाटाइटिस बी का एक वायरल लोड करते हैं, दूसरा करते हैं हेपाटाइटिस बी का ई एंटीजन मौजूद है कि नहीं, एंटीजन वायरस का हिस्सा होता है। तीसरा देखते हैं SGPT बढ़ा हुआ है कि नहीं। अगर SGPT बढ़ा हुआ है या वायरस की संख्या 20,000 ज़्यादा है, या हेपाटाइटिस बी ई एंटीजन जो मौजूद नहीं है और 2,000 से ज़्यादा है, यानी एंटीजन नहीं मौजूद रहने पे 2,000 से ज़्यादा होना, और एंटीजन मौजूद रहने पर 20,000 से ज़्यादा होना वायरस का, यानी 20,000 इंटरनेशनल यूनिट प्रति ml, यानी 1 ml खून में 20,000 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा है। तो वैसे परिस्थिति में हमें क्रोनिक हेपाटाइटिस बी की दवा देनी होती है। बहुत सारी दवा है उस ग्रुप में है, जैसे टिनोफोविर है, उसके बाद इंटिकावीर और सारा बहुत सारी दवा है। हम खासकर ये 2 दवा इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से क्रोनिक हेपाटाइटिस बी में आपको पता चला है कि अगर किसी का क्रोनिक हेपाटाइटिस बी है और उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है और उसका स्टेज सारा नॉर्मल है, तो वैसे स्थिति में दवा नहीं देते हैं, इंतज़ार करते हैं, हर 6 महीना पर जांच कराते हैं। अगर किसी का इस तरह का मौजूद है, इसमें दवा देने की ज़रूरत है, तो दवा देते हैं। इसलिए सीधे हेपाटाइटिस बी, क्रोनिक हेपाटाइटिस बी पता चलने पे दवा देना ही हर केस में ज़रूरी नहीं है। अब अगली बात हो गया कि किसी को क्रोनिक हेपाटाइटिस बी है तो क्या क्या हो सकता है। तो लीवर फेल हो सकता है, लीवर काम नहीं कर सकता है, लीवर में कैंसर हो सकता है, तो ये सब हो सकता है। अब इसके विकल्प तो बता ही चुके हैं। अगर किसी को इलाज करना है तो सबसे एंटीवायरल थेरेपी दिया जाता है, और लीवर का जो कुछ मेडिसिन होता है जो लीवर को हेल्प करता है, मदद करता है, वैसा दवा दिया जाता है। अब हुआ कि इसको कैसे रोकथाम किया जाए। किसी घर में अगर कोई हेपाटाइटिस बी का मरीज़ मौजूद है तो उसके अन्य मेंबर को हेपाटाइटिस बी का जांच करा कर देख लेना चाहिए। अगर वायरस उसके शरीर में नहीं है तो उसका वैक्सीन ले लेने से बहुत अच्छा रहता है। वैक्सीन का एक कोर्स है 012। 012 का अर्थ होता है कि आप ले लीजिए, फिर 1 महीना के बाद, दूसरा महीना के बाद ले लीजिए, फिर उसको 6 महीना या साल भर में रिपीट कर लीजिए। अब उसके बाद जो है आप हेपाटाइटिस बी के वायरस के संक्रमण होने से आप बच सकते हैं। अगर कांटेक्ट में भी जाते हैं तो भी बच सकते हैं, क्योंकि हेपाटाइटिस बी का वायरस का जो वैक्सीन होता है बहुत ही कारगर होता है। यानी वैक्सीन सही से वैक्सीन लगने, जैसे 012 है, अगर आप पूरे कोर्स लेते हैं, 012 ले लेते हैं, यानी उसके 1 महीना के बाद से आपको हेपाटाइटिस बी का बीमारी हो नहीं सकता। यहाँ तक कि वायरस के संपर्क में आने पर भी, वायरस संपर्क में जाने के लिए कोई कहता नहीं आपको डायरेक्ट, लेकिन अगर जाए तो भी नहीं हो सकता है, होता है तो बिल्कुल अपने आप ठीक भी हो जाता है। तो एक क्वेश्चन हो गया कि अगर किसी के घर में किसी की हेपाटाइटिस बी हो, या किसी का SGPT बढ़ा हो और पता चले वैसे हेपाटाइटिस बी है, और खासकर किसी कारणवश आप टेस्ट कराते हैं लीवर का टेस्ट में SGPT बढ़ा हुआ आता है, तो आपको हेपाटाइटिस बी वायरस का जांच करा कर देख लेना चाहिए। या घर में किसी मेंबर को है तब सारे मेंबर को जांच करके देख लेना चाहिए। और कभी भी अगर SGPT बढ़ा हुआ मिलता है और वहाँ संभावना है हेपाटाइटिस बी का भी है, जैसे कोई और भी ऐसी डिजीज़ है जैसे HIV एड्स इस तरह की कोई डिजीज़ है, तो उसमें भी हेपाटाइटिस बी का सर्च करके देख लेना चाहिए। अब हुआ कि हेपाटाइटिस बी किसी को ऑलरेडी हो चुका है तो उसे कैसे ज़िंदगी जिया जाए ताकि उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी डॉक्टर के संपर्क में रहना और 6 महीने में आकर जांच कराते रहना, और दिक्कत होने पे कभी भी आके जांच जरूर करा लेना। चाहे दिक्कत 2 महीने 1 महीने कभी हो जाए तो ऐसे 6 महीने पे रेगुलर जांच कराना। स्वस्थ जीवन शैली अपनाना जिसमें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और शराब से बिल्कुल जो लीवर नुकसान करने वाली चीज़ से दूर रहना। और आप किसी और हेपाटाइटिस बी के मरीज़ जो कि अच्छे मरीज़ है, जानकार मरीज़ है, उसके संपर्क में रहना, उसके सहयोग में रहना, और एक तरह से एक दूसरे को सहयोग करके हेपाटाइटिस बी से बचा जा सकता है। पूरे मिलाकर अब सुने तो ये क्रोनिक हेपाटाइटिस बी बीमारी अगर नहीं पता चले तो बहुत गंभीर बीमारी है,
क्योंकि कभी कभी वो लीवर को बिल्कुल ख़राब कर देता है, सिरोसिस हो जाता है, या कभी कभी लीवर में कैंसर हो जाता है और लीवर फेल करने पर लीवर का ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। तो इसलिए आपको निरंतर डॉक्टर से मिलते रहना होगा, उसके उपचार पर ध्यान देना होगा। उसके इलाज कर रहे हैं तो रेगुलर खाइए, अपने जीवन शैली को बेहतर कीजिए। आप सही से इलाज कराते हैं तो बहुत हद तक उसके जो जटिलता, उसके जो बुरा परिणाम होता है उससे होने से आप बच सकते हैं। तो इस तरह से हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में अगर आपको बढ़िया से रहना है, डॉक्टर का दवा ज़रूर खाना है अगर आपको लिखा गया हो तो, खास करके जिसमें ज़रूरत हो, और खा रहे हैं तो उसका बीच में टेस्ट भी करना, और 6 महीना पर ऐसे भी मिलते रहना, और दिक्कत हो तो कभी भी मिल लेना। अगर इन सारी बातों का ख्याल रखते हैं तो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के जो बुरे परिणाम हैं उसको होने से अपने आप को बचा सकते हैं। धन्यवाद।